नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया कैसी रही है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है। इसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। अर्थात पत्रों को जो विशेष महत्व दिया जाता था उस समय, आज भले ही वो थोड़ा कम हो गया है। उनकी जगह आधुनिक संचार के साधन मोबाइल फोन, एसएमएस, व्हाट्सएप, चैट आदि आ गए हैं। लेकिन जो संतोष पत्र मिलने के बाद मिलता था, वो शांति, वो खुशी आज एसएमएस या व्हाट्सएप से नहीं मिल पाती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका रही है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख, तमिल भाषा में काडिब कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, अर्थात कई वर्षों तक पत्र लोगों के पास पड़े रहते हैं। इसलिए उन पत्रों में उन लोगों की यादें सहेज कर रखी जा सकती है या रखी रहती है। इसे किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकाना तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, अर्थात पूर्व में तेज संचार का साधन घोड़ों के माध्यम से किया जाता था, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया है। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अर्थात इंटरनेट के माध्यम से आज और ज़्यादा तेजी से लोगों तक सूचनाएं पहुंचने लगी है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है, जो आज भी शामिल है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू किया गया, जो आज भी चल रहा है। हमें कई बार ऐसी प्रतियोगिताएं देखने को मिलती है। यह सही है कि खासतौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। ऐसा हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े शहरों में आज संचार का माध्यम या पत्रों का जो आवाजाही का सिलसिला भले ही कम हुआ हो, दूसरे तरीके उनके सामने आज है, लेकिन फिर भी उन ग्रामीण इलाकों में या देहात की दुनिया में आज भी पत्रों का सिलसिला जारी है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं
तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो या पत्रों का बेसब्री से इंतजार न किया हो। अर्थात हर एक व्यक्ति ऐसा ही है जिन्होंने कहीं न कहीं पत्र लिखा है, पढ़ा है या किसी पत्र का इंतजार किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। एक दौर था जब लोग पत्रों का इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले एक पत्र पहुंचने में समय ज़्यादा लगता था, कई हफ्ते, महीने लग जाते थे। लेकिन आजकल यातायात की व्यवस्था या फिर अन्य आधुनिक साधनों की वजह से उतना इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और सँजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े-बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान। इनकी पत्र रचनाएँ अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते, तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते। अर्थात जैसे आज हमारे पास फ़ोन की सुविधा उपलब्ध है। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। अर्थात उस समय तो पत्र ही लिखे जाते थे। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है, क्योंकि उस समय पत्रों का विशेष आवाजाही था और पत्रों से एक दूसरे तक सूचनाएं, जानकारी पहुंचती थी और एक दूसरे लोग समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे, लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करते थे। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे हुए आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। अर्थात जो पहले अधिकारियों द्वारा या अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र थे, वो बाद में चलकर पुस्तकों के रूप में सामने आए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अर्थात उनकी वास्तविकता सामने आती है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते या लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। अर्थात महात्मा गांधी का पूर्ण नाम न होकर महात्मा गांधी इंडिया के नाम से आते थे और जहाँ भी गांधी रहते वहाँ उनके पास वो पत्र पहुँचते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। अर्थात वो बहुत जल्दी ही उनका जवाब देते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते-लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। अर्थात उस समय आज़ादी के विषय में लोगों को जागृत करने के लिए या सूचना पहुंचाने के लिए गांव-गांव में ऐसे पत्र भेजे जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। अर्थात एक साहित्य का हिस्सा है पत्र। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है, कहा
पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, अर्थात उनकी पत्र लेखन की जो कला है वो विशेष रही है। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। अर्थात ऐसी महान हस्तियों के पत्र विशेष जानकारी के योग्य होते हैं और उनमें बहुत कुछ ज्ञान हमें मिल सकता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। अर्थात पत्राचार का जो संचार आज़ादी अर्थात भारत की आज़ादी 1947 के बाद पुरजोर रहा है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, अर्थात पत्र एक दूसरे लोगों के बीच का संबंध है जो उसे बनाए रखता है। घर घर तक इसकी पहुंच है और इसका संचालन भारतीय डाक विभाग द्वारा किया जाता है। संचार के तमाम उन साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, अर्थात इतने आधुनिक संचार के माध्यम उपलब्ध होने के बाद आज भी डाक विभाग के द्वारा चिट्ठी पत्रियां भेजी जाती है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। अर्थात हर क्षेत्र के लोगों को आज भी पत्रों का इंतजार होता है। एक दो दिन नहीं, एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। अर्थात इस चिट्ठी पत्री पहुंचाने के अलावा डाक विभाग अन्य बहुत से कार्य भी कर रहा है जो लोगों को जोड़ने का काम करता है। दूर देहात में लाखों घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो यह था हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का पाठ और विशेष इसमें समझाने का यही था कि चिट्ठियों के इतिहास के विषय में हमें कुछ बताया गया है। तो आशा करता हूँ कुछ आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य पाठ लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।